क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव का चैप्टर नंबर 6 आज हम करेंगे माय चाइल्डहुड। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड के बारे में ये लेसन है। उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से ये लेसन लिया गया है, जो एक महान साइंटिस्ट हमारे भारत देश के रह चुके और 11वें राष्ट्रपति वो 2002 में बने थे भारत के। तो उनके चाइल्डहुड के बारे में उन्होंने हमें क्या बातें बताई हैं वो हम इस लेसन में देखेंगे। तो वो कहते हैं, आई वॉज बोर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में उनका जन्म हुआ। इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था कि जो एक आइलैंड टाउन था। इन द रेस्ट वाइल मद्रास स्टेट, रेस्ट वाइल का मतलब है फॉर्मर, मतलब पहले का जो मद्रास स्टेट था वहाँ रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था। माय फादर जैनुलब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। उनके फादर का नाम जैनुलब्दीन था और वो उतने पढ़े लिखे ज़्यादा भी नहीं थे और ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं थे। डिस्पाइट these advantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। मतलब इतनी सारी विरोधाभासी चीज़ों के बावजूद भी उनके पास एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी, और वो क्या थी? तो ग्रेट इननेट विजडम, मतलब कि काफ़ी बहुत ज़्यादा। इननेट का मतलब है इनबॉर्न, विजडम मतलब एक समझदारी, एंड अ ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और उनके अंदर जनरोसिटी थी, काइंडनेस थी, मतलब वो काफ़ी समझदार थे और बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशियाम्मा। उनकी मदर का नाम था आशियाम्मा, और आशियाम्मा के रूप में उनकी कंपेनियन थी, लाइफ कंपेनियन थी, जो उनकी वाइफ थी, और अब्दुल कलाम की वो मदर थी जिनका नाम था आशियाम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी हैड फेड एवरी डे। अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं है कि हर रोज़ वो कितने लोगों को खाना खिलाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। लेकिन वो कहते हैं कि मैं इस बात में सर्टेन हूँ, चौकस हूँ, कि जितने लोगों को वो खिलाती थी हर रोज़, वो हमारे फैमिली से के जितने भी मेंबर्स होते थे उनसे भी ज़्यादा आउटसाइडर्स को वो हर रोज़ खाना खिलाती थी। मतलब बाहर के लोग उनके घर पे आते थे। इसका मतलब ये हुआ कि उनके फादर जो है वो सोशियली, सामाजिक रूप से काफ़ी उनका रुतबा जज्बा रहा होगा, और काफ़ी लोग उनसे मिलने के लिए आते होंगे, तो उनका खाना उनके घर पर बनता होगा, या कुछ गरीब लोगों को भी वो खाना खिलाते होंगे। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के यहाँ पर हम समझ सकते हैं। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। मतलब काफ़ी सारे बच्चे उनके फादर के थे और उनमें से ये एक थे, और उनका जो लुक था वो अनडिस्टिंग्विश्ड मतलब ऑर्डिनरी था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। उनके पेरेंट्स जो थे वो मतलब जैनुलब्दीन एंड आशिया अम्मा, ये दोनों हाइट में काफ़ी टॉल थे और हैंडसम भी थे, और उनके उधर वो कह रहे हैं कि मेरा जन्म एक ऑर्डिनरी बच्चे के रूप में हुआ था। वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस। वो लोग अपने पुरखों के घर में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, की जो 19th सेंचुरी के मध्य में जिसको बनाया गया था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, और ये काफ़ी बड़ा पक्का हाउस था, मतलब स्ट्रांगली बिल्ट हाउस था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जिसको लाइमस्टोन एंड ब्रिक से बनाया गया था। ऑन द मोस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम की मोस्क स्ट्रीट में ये बनाया गया था। माई ऑस्टियर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। ऑस्टियर का मतलब है यहाँ पर वेरी सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर। मतलब उनके जो फादर है उनकी जो लाइफ है वो सिंपल लाइफ है और हाई थिंकिंग, मतलब सादा जीवन और उच्च विचार वाला जीवन है उनका। तो वो इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, मतलब वो
जिन चीज़ों की घर में ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को वो घर में नहीं लाते थे, या तो ऐसी चीज़ों को घर में नहीं बसाते थे, क्योंकि वो बिल्कुल ही सादा जीवन जीते थे। लग्जरीज से वो दूर ही रहते थे, ज़्यादा कंफर्ट से वो दूर ही रहते थे। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine and clothes. लेकिन फिर भी हर ज़रूरतें उनकी घर के फैमिली मेम्बर्स की पूरी की जाती थी, जैसे कि फूड, मेडिसिन है, क्लोथ्स है वगैरह। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। वो कहना चाहते हैं कि यहाँ पर उनका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही सिक्योर था, क्योंकि जिन बच्चों के प्रति अपने माँ बाप के द्वारा या एल्डर्स के द्वारा, फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उनका चाइल्डहुड बहुत ही सिक्योर होता है, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। मटेरियली का मतलब है यहाँ पर प्रोवाइडिंग ऑल मटेरियलिस्टिक नीड्स, मतलब जितने भी मटेरियलिस्टिक नीड्स उनकी जो ज़रूरत है वो सारी पूरी की जाती है, और इमोशनली मतलब बहुत सारा प्यार भी बच्चों को दिया जाता था। आगे डॉक्टर अब्दुल कलाम कह रहे हैं, द सेकंड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, व्हेन आई वाज 8 ईयर्स ओल्ड, जब उनकी आयु 8 साल की थी। फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अ सडन डिमांड फॉर तमरीन सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। वो जान नहीं पाए थे कि तमरीन के जो बीज होते हैं उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड अचानक ही मार्केट में बढ़ गई थी। उसका कारण तो वो नहीं समझ पाए थे। इरप्टेड का मतलब है ग्रीव सडनली, मतलब अचानक किसी भी चीज़ की डिमांड जो है वो बढ़ जाना। आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मोस्क स्ट्रीट। और फिर वो क्या करते थे, तो उन तमरिंद के बीजों को वो इकट्ठा करते थे और प्रोविजन शॉप में वो बेच देते थे, कि जो मोस्क स्ट्रीट में आई हुई थी। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। और एक दिन का जितना भी वो कलेक्शन तमरिंद के बीजों का करते थे और वो जब शॉप में बेच देते थे तो उनको 1 आना मिलता था। प्रिंसली सम का मतलब है यहाँ पर जनरस अमाउंट, मतलब उस समय 1 आना मतलब काफ़ी बड़ी अमाउंट उनके लिए हुआ करती थी। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीना मणि। मतलब उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, जिनका नाम था जलालुद्दीन, वो उनको बहुत सारी स्टोरीज़ बताते थे युद्ध के बारे में, काफ़ी बातें करते थे, और फिर बाद में वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो दीनामणि नाम का जो न्यूज़पेपर है वो उसमें वो पढ़ते थे। तो यहाँ पर दीनामणि जो है ये न्यूज़पेपर का नाम है, और ट्रेस का मतलब है यहाँ पर मार्क आउट, मतलब वो उसमें मार्क आउट करते थे। अवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार। उनका जो एरिया था वो काफ़ी आइसोलेटेड, मतलब दूर दराज के प्रदेश में था, इसलिए वार का तो वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। लेकिन अचानक ही क्या हुआ कि भारत को एलाइड फोर्सेस में ज्वाइन होना पड़ा, और उसके कारण स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। तो यहाँ पर एलाइड फोर्सेस जो होते हैं वो द आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार। मतलब इन सभी देशों की जो आर्मीज़ है, जो फोर्सेस है, वो इकट्ठा होकर के युद्ध में हिस्सा लेते हैं, तो उनको एलाइड फोर्सेस हम यहाँ पर कहेंगे। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। और सबसे पहली घटना ये बनी कि रामेश्वरम स्टेशन पर जो ट्रेन रुकती थी उसका हॉल्ट वहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया, मतलब उसको नहीं रुकना है, ऐसा फरमान जारी कर दिया गया। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड। और जो न्यूज़पेपर्स आते थे वो न्यूज़पेपर्स अब, क्योंकि ट्रेन रुकती नहीं थी, इसीलिए चलती ट्रेन से ही न्यूज़पेपर बंडल के स्वरूप में बांध करके उनको फेंक दिए जाते थे रामेश्वरम रोड पर, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, रामेश्वरम एंड धनुषकोडी के बीच में। That forced my cousin शमसुद्दीन who distributed newspapers in रामेश्वरम, मतलब उसके कारण क्या हुआ, तो उनका एक कज़िन था जिसका नाम था शमसुद्दीन, कि जो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो उसको क्या करना था, तो टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फील्ड द स्लॉट। उसको एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ी कि जो बंडल को कैच करने में उसकी मदद कर सके। हेल्पिंग हैंड का मतलब है
कि कोई मददगार इंसान, कोई मददगार व्यक्ति की उसको आवश्यकता पड़ी। तो वो सर्च कर ही रहा था कि मुझे कोई ऐसा लड़का, ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि जो मुझे इस काम में मदद करे। और वो स्लॉट किसने फिल किया? तो अब्दुल कलाम ने। मतलब वो उस जगह पर गए और उसकी मदद करने लगे। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस, और शमसुद्दीन की वजह से उनको पहली वेजेस मतलब तनख्वाह, या तो किसी भी काम के बदले में दिया जाने वाला पैसा, रेम्यूनरेशन हम कह सकते हैं उसको। तो वो पहला उसकी उनकी जो कमाई थी यहाँ पर उनको मिली। हाफ अ सेंचुरी लेटर, उस बात को आज 50 साल बीत गए हैं, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। आज भी वो उस प्राइड को महसूस कर सकते हैं। सर्ज ऑफ प्राइड का मतलब है सडन इंक्रीज ऑफ प्राइड। उस गर्व को वो महसूस कर सकते हैं कि पहली बार उन्होंने पैसा कमाया था, वो न्यूज़पेपर कलेक्ट करके, शमसुद्दीन की मदद करके। तो ये बात अब्दुल कलाम हमें यहाँ बता रहे हैं कि 50 सालों के बाद भी आज वो बात उनको गर्व दिलाती है। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। हर बच्चा जो जन्म लेता है उसमें कुछ न कुछ ऐसी लाक्षणिकताएं आ ही जाती है। इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। और स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक मतलब जो सोशल एनवायरनमेंट होता है, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है उनके घर का, उनके अड़ोस पड़ोस का, उनके गाँव का, और इमोशनल, ये सारे एनवायरनमेंट उस बच्चे के दिमाग, दिल के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, असर डालते हैं। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। और फिर जो बड़े जो लोग होते हैं, या तो उनके घर के जो एल्डर्स होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो सारे, उन सभी के संस्कार उस बच्चे में आ जाते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। उनको प्रामाणिकता, ऑनेस्टी उनके फादर से पारसे में मिली है, और सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो भी उनको उनके फादर से मिला है। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और उनकी मदर से उनको क्या मिला है? तो गुडनेस, अच्छाई मिली है, अच्छाई में विश्वास रखना उनको मिला है, और बहुत ही गहरी दयालुता की जो भावना है वो उनकी मदर से उनको मिली है। और उसी प्रकार उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर में भी वो सारे के सारे गुण आए हैं। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम कुल मिलाकर के अपने मम्मी और पापा से जो चीज़ें, जो गुण उनमें आए हैं, प्रामाणिकता के गुण हैं, विश्वास के गुण हैं, वो सारे के सारे, दयालुता के जो गुण हैं, वो सारे के सारे गुण बता रहे हैं। सिर्फ उनमें ही नहीं, लेकिन उनके भाई बहन में भी ये गुण हैं। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। उनके चाइल्डहुड में, उनके बचपन में 3 उनके पक्के दोस्त थे। इनके नाम वो यहाँ बता रहे हैं, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये 3 उनके फ्रेंड हैं, ये याद रखना। ऑल दिस बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। और ये तीनों जो बॉयज़ थे वो वेरी कंजर्वेटिव एंड ट्रेडिशनल हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़ में थे। मतलब हिंदू ब्राह्मण फैमिली की जो पुरातन विचारों के जो रखते हैं, ऐसे फैमिली से वो आते थे, ऑर्थोडॉक्स फैमिली जिसको कहा जाता है। एज चिल्ड्रन none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing। मतलब वो क्योंकि बच्चे थे तो वो तीनों, क्योंकि ये डॉक्टर अब्दुल कलाम है वो मुसलमान है, वो तीनों हिंदू है और उसमें भी ब्राह्मण है, तो फिर भी वो कोई भी प्रकार का भेदभाव एक दूसरे में नहीं करते थे, क्योंकि उनका जो रियरिंग अपब्रिंगिंग जो हुआ था, ऐसे वातावरण में हुआ था, ऐसे एरिया में हुआ था कि जहाँ ऐसा भेदभाव को कोई भी प्रकार का स्थान नहीं था। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम का जो टेम्पल है उसके जो बड़े पुजारी थे उनका बेटा था। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और बाद में जब वो बड़ा हो गया तो उसने अपने फादर से वो जो रामेश्वरम का जो टेम्पल है उसका प्रीस्टहुड मतलब पुजारी का जो पद है वो अपने फादर से पाया। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और बड़े होने के बाद अरविंदन जो था वो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में गया। विजिटिंग पिलग्रिम्स जो मतलब वहाँ पर यात्रालु आते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के बिजनेस में वो लगा। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। और शिव प्रकाशन था वो सदर्न रेलवेज में कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बना। तो उनके जो तीनों फ्रेंड हैं वो बड़े होकर के क्या क्या बने उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर हमें बता दिया है पहले से ही। और
डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में तो हम जानती है कि वो क्या बने, तो वो एक महान साइंटिस्ट तो बने ही, लेकिन उसके साथ साथ भारत के प्रथम नागरिक माने भारत के राष्ट्रपति वो बने थे। तो इतने महान वो थे। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site। मतलब हर साल एक सेरेमनी होता है जिसका नाम है श्री सीता राम कल्याणम, और इस सेरेमनी के लिए उनके फैमिली को क्या करना होता था, तो वो बोट्स अरेंज करते थे जिसमें स्पेशल प्लेटफॉर्म लगे हुए थे। उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भगवान राम और सीता मैया की मूर्तियों को स्थापित किया जाता था और फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ विच वॉज नियर अवर हाउस। और वो जगह कहाँ थी, वो मैरिज साइट, तो एक पॉन्ड था जिसको कहा जाता था राम तीर्थ, उसके बिल्कुल ही मध्य में वो जगह थी, उनके घर के पास ही। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। रामायण ग्रंथ से काफ़ी सारी कहानियाँ उनकी मदर एंड ग्रैंड मदर उनको सुनाती थी। एंड लाइफ ऑफ द प्रॉफिट मतलब जो मुस्लिम ईसाई यहूदी धर्म में जो बड़े बड़े महान धर्म गुरु हो गए हैं जैसे कि पैगंबर साहब जैसे, तो उनके जीवन की भी कहानियाँ वो उनको सुनाती थी। मतलब इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ उनको सुनाती थी जिसके कारण आज हम देख सकते हैं कि उसके फलस्वरूप वो कितने महान आदमी बने हैं। उनकी मदर और ग्रैंड मदर दोनों बेड टाइम मतलब रात को सोने के वक्त जैसे दादी माँ कहानी कहती है और बच्चे सो जाते हैं कहानी सुनते सुनते, ये सारी चीज़ें अब तो ख़त्म ही हो गई है। लेकिन जिन बच्चों को आज भी जिनकी दादी जिनके ग्रैंड पेरेंट्स या तो उनके बड़े ये कहानियाँ सुनाते हैं ऐसी, वो बच्चे बड़े ही नसीबदार होते हैं। One day, when I was in 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class। एक बार ऐसा हुआ कि जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे रामेश्वरम की प्राइमरी स्कूल में, तो एक नए टीचर उनके क्लास में आए। आई यूज्ड टू वेयर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। वो क्योंकि टोपी पहनते थे तो उससे पता चल जाता था कि ये मुस्लिम का लड़का है। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और वो हमेशा फ्रंट रो में ही बैठते थे रामानंद शास्त्री के बाजू में। हु वोर द सेक्रेट थ्रेड, कि जो रामानंद शास्त्री जनोई धारण करते थे। मतलब सेक्रेट थ्रेड का मतलब है यहाँ पर जनोई धारण करना। तो वो पहली ही रो में वो क्लास में रामानंद शास्त्री के बाजू में बैठते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय। लेकिन ये जो नया टीचर आया था उसको ये बात पसंद नहीं आई। कुड नॉट स्टमक का मतलब है कुड नॉट टॉलरेट, वो ये इस बात को सहन नहीं कर पाया कि एक पुजारी का बेटा, एक हिंदू ब्राह्मण का बेटा मुस्लिम लड़के के बाजू में बैठा है। इन अकॉर्डेंस विथ अवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, मतलब जो सोशल रैंकिंग उस समय चल रही होगी तो उस हिसाब से उसने देखा, उस टीचर ने, कि ये गलत है। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सीट ऑन द बैक बेंच, और फिर अब्दुल कलाम को उधर से खड़ा कर दिया गया और लास्ट बेंच पर उनको बिठा दिया गया। आई फेल्ट वेरी सैड, वो काफ़ी दुखी हुए। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, रामानंद शास्त्री भी उतना ही दुखी हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, और वो दिख रहा था, क्या दिख रहा था, तो बहुत ही उदास दिख रहा था। कौन? रामानंद शास्त्री भी। और डाउन कास्ट का मतलब है यहाँ पर सैड और डिप्रेस्ड, वो काफ़ी सैड दिख रहा था, काफ़ी डिप्रेस्ड दिख रहा था, जैसे कि वो रो रहा था क्योंकि ये यहाँ से चले गए और लास्ट रो में चले गए। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। और जब वो लास्ट रो में बैठने के लिए जा रहे थे, कौन? अब्दुल कलाम, तो उन्होंने जब रामानंद शास्त्री को रोते हुए देखा था, तो वो जो दृश्य है, वो दृश्य आज तक वो भूल पाए नहीं है। वो इम्प्रेशन उनके दिलो दिमाग में रामानंद शास्त्री के ये जो उनके रोने की जो इम्प्रेशन है, वो जो बात है, वो दृश्य है, वो उनके दिलो दिमाग में बैठ गया। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। जब स्कूल ख़त्म हो गई तो वो दोनों सीधे घर गए और अपने अपने पेरेंट्स को ये घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, तुरंत ही जो पुजारी थे रामेश्वरम टेम्पल के, जो रामानंद शास्त्री के,
फादर थे, उन्होंने तुरंत ही टीचर को बुलवाया एंड इन अवर प्रेजेंस, और उनकी हाजिरी में ही टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। और उन्होंने उनको डांटा, उन टीचर को, और कहा कि आप इन छोटे बच्चों के दिमाग में ये जो कम्युनल इंटॉलरेंस और इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी का, असमानता का जो जहर है वो गोल नहीं सकते हैं। आपने ये बहुत ही गलत किया है, ऐसा करके उनको डांटा। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। और उन्होंने उस टीचर को बोल दिया कि आप या तो इस बात के लिए माफ़ी मांगे, या तो ये स्कूल छोड़ करके और ये आइलैंड छोड़ करके हमेशा के लिए चले जाए। ऐसा उन्होंने उनको बिल्कुल ही ब्लंटली, मतलब ब्लफली या तो राउंडली कह दिया। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, और उस टीचर को इस बात का सिर्फ पछतावा ही नहीं हुआ, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर। और उस टीचर को सुधारा भी। लक्ष्मण शास्त्री के इन कड़वे शब्दों ने उनके जीवन के ऊपर भी बहुत गहरा असर डाला। कन्विक्शन का मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ। उनका ये जो ओपिनियन था, जो बिलीफ थी, वो ख़त्म हो गया, और नया जो बिलीफ था, नया जो ओपिनियन था, वो उनके दिमाग में राइज हुआ। वो कैसा कि भाई किसी भी प्रकार का सामाजिक रूप से असमानता का कोई भी ऐसी भावना जो है हमारे दिल में या दिमाग में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान के बनाए हुए इंसान सब एक होते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो पाठ वो नए टीचर को भी पढ़ने को मिला, कि वो जो यंग था। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मतलब अगर ओवरऑल अगर ऐसा कहा जाए तो रामेश्वरम की जो सोसाइटी थी वो जहाँ तक सेग्रीगेशन का सवाल था, सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेशन, उस मामले में वो काफ़ी रिजिड थी ऑफ द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के मामले में। हावेवर माय साइंस टीचर शिव सुब्रमण्या अय्यर, उनके जो साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्या अय्यर जिनका नाम था, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मीण विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, वो भी एक ब्राह्मण थे और ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, और उनकी जो वाइफ थी वो काफ़ी कंजर्वेटिव थी। मतलब कंजर्वेटिव का मतलब यहाँ पर पुराने विचारों वाली। वो समथिंग ऑफ अ रिबेल, तो वो जो शिव सुब्रमण्य थे वो भी रिवॉल्यूशनिस्ट थे, रिबेल थे। मतलब ये जो सामाजिक असमानता है उसको दूर करने में वो मानते थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट द पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजीली। और उन्होंने अपने काफ़ी बड़े अच्छे प्रयत्न किए थे कि ये जो सामाजिक जो बैरियर्स है, सामाजिक जो असमानता के जो बैरियर्स है, उनको दूर करके हर प्रकार के बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को एक साथ मिलाया जा सके। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विथ मी, वो घंटों मेरे साथ बिताते थे। एंड वुड से, और वो कहते थे, कहा करते थे, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। कलाम, मैं तुम्हें उतना अच्छे तरीके से डेवलप होते हुए देखना चाहता हूँ कि तुम जो हाईली एजुकेटेड पीपल होते हैं, जो बिग सिटीज़ में रहते हैं, उनके साथ काफ़ी अच्छी तरह से उनके इक्वल, मतलब तुम वेल मैच हो जाओ। ऑन पार का मतलब है वेल मैच हो जाना या तो उनके इक्वल हो जाना, मतलब कि बहुत ही बड़े इंसान तुम बनो, ऐसा मैं चाहता हूँ। और आज हम देख सकते हैं कि उनके टीचर की ऐसी इस प्रकार की भावना के कारण वो कितने महान आदमी यहाँ पर बन के हमारे सामने आए हैं। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उन्होंने, किन्होंने, शिव सुब्रमण्य अय्यर जो उनके साइंस टीचर थे, उन्होंने उनके घर पे खाना खाने के लिए उनको इनवाइट किया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। और उनकी पत्नी ने जब ये बात सुनी कि एक मुस्लिम लड़के को उनके पति ने खाना खाने के लिए घर पे बुलाया है, तो वो काफ़ी घबरा गई और काफ़ी हॉरिफाइड, मतलब काफ़ी डर गई कि अरे, एक मुस्लिम का लड़का मेरे घर पे। रिचुअली प्योर किचन का मतलब है केप्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल आउटसाइडर्स इन्फ्लुएंसेस फॉर द ऑब्जर्वेंसेस ऑफ रिलीजन। मतलब धर्म का पालन करते हुए कोई किसी बाहरी व्यक्ति को किचन में पैर नहीं रखने देना, और किचन को पवित्र रखने के उद्देश्य से। तो ऐसे किचन में वो मेरे घर पे आएगा और वो भी मुस्लिम लड़का, ऐसा उनकी वाइफ ने सोचा। शी रिफ्यूज्ड टू सर्व मी इन हर किचन। घर पे आने तो दिया, लेकिन उनके किचन में बैठ करके खाना खाने से
उन्होंने उसको मना कर दिया। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट perturbed nor did he get angry with his wife। और शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, perturbed का मतलब है डिस्टर्ब्ड, मतलब वो ना तो डिस्टर्ब हुए और ना ही अपनी पत्नी के ऊपर उन्होंने गुस्सा किया, बट इंस्टेड, लेकिन उन्होंने क्या किया उसके बदले, सर्व मी विथ हिज ओन हैंड्स, उन्होंने उनको अपने हाथों से खाना खिलाया, खाना परोसा, एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और वो उसके बाजू में बैठ करके अपना खाना उन्होंने खाया। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, उनकी वाइफ ने किचन के दरवाजे के पीछे से उन दोनों को खाना खाते हुए देखा। आई वॉन्डर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन्ड द फ्लोर आफ्टर द मील, और वो शायद उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, उनकी पत्नी ने, कि किस प्रकार से इस लड़के ने खाना खाया, राइस खाए, किस प्रकार से पानी पिया, और किस प्रकार से खाना खाने के बाद जो फ्लोर था वो मील के बाद उन्होंने क्लीन किया। व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीक एंड। जब वो उनके घर पे खाना खाने के बाद घर जा रहे थे तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने वापस उनको कहा कि एक बार फिर से तुम मेरे घर आना नेक्स्ट वीकेंड में और खाना खाने के लिए। ऑब्जर्विंग माई हेसिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट सेइंग, मतलब जब उन्होंने ऑब्जर्व किया उनके टीचर ने कि ये बच्चा हेसिटेट हो रहा है, कंफ्यूज है कि वापस आए कि नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार आप सिस्टम को चेंज करना डिसाइड कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम जो है उनको हमें चैलेंज करना चाहिए और उनमें सुधार लाना चाहिए। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, और दूसरे वीक जब वो अब्दुल कलाम उनके घर पे गए, शिवा सुब्रमण्या अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विथ हर ऑन हैंड्स, तो शिवा सुब्रमण्या अय्यर की वाइफ थी, उनको उनके किचन में खुद लेकर के गई और अपने हाथों से उनको खाना परोसा और खिलाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शिवा सुब्रमण्या अय्यर जो है उन्होंने अपनी वाइफ के जो विचार हैं उनको भी बदला, बड़े प्यार से, बिना गुस्सा और बिना किसी भी प्रकार के फोर्स से उनकी वाइफ के जो विचारों को भी बदला और सबके प्रति समान भावना रखने का पाठ उन्होंने अपनी वाइफ को भी सिखाया। देन द सेकंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो जो दूसरा विश्व युद्ध था वो ख़त्म हो गया था और भारत को अब आज़ादी बहुत ही जल्दी, इमिनेंट मतलब फास्ट अप्रोचिंग, बहुत जल्दी मिलने वाली थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया, भारतीय लोग अपना इंडिया खुद बनाने वाले थे, डिक्लेयर्ड गांधी जी, महात्मा गांधी ने ऐसा डिक्लेयर किया। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, और पूरा जो कंट्री था वो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑप्टिमिज्म मतलब होपफुलनेस से भर गया था, आशावाद से भर गया था, सब लोग खुश थे। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, और उन्होंने अपने फादर को परमिशन के लिए पूछा कि मैं रामेश्वरम छोड़ के एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, और वो जाए रामनाथपुरम में पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उनको रामनाथपुरम में पढ़ाई करने के लिए जाना था, इसलिए उन्होंने उनके फादर से परमिशन मांगी। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, और उन्होंने कहा कि जैसे वो जोर से सोच रहे हो वैसे। अब्दुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मैं जानता हूँ कि अगर तुम्हें ग्रो करना होगा, डेवलपमेंट करना होगा, अपना विकास करना होगा तो तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या सीगल नाम का जो पक्षी होता है वो आकाश में ऊंचाइयों तक नहीं उड़ता है। अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, अकेला, विदाउट नेस्ट, किसी भी प्रकार की हेल्प या अपने जो घर है उससे काफ़ी दूर वो नहीं जाता है। ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेसिटेंट मदर, और उन्होंने खलील जिब्रान की जो बात है वो उनकी मदर को बताई, क्योंकि उनकी मदर कंफ्यूज है कि उनके बेटे को बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजा जाए या नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्जिंग फॉर इटसेल्फ, वो तो कौन है, तो सन एंड डॉटर है ऑफ लाइफ लॉन्जिंग फॉर इटसेल्फ, मतलब उनके जो विचार हैं, उनके मन में जो भावनाएं हैं, उनकी जो एम है, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उन महत्वाकांक्षाओं के लिए उनका जीवन है और समाज के लिए उनका जीवन है, वो समाज के हैं, समाज के लिए कुछ कर पाए।
दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो तुम से आए हैं लेकिन तुम्हारे वो नहीं है। यू मे गिव देम योर लव, तुम्हें अपना प्यार उनको देना चाहिए, बट नॉट योर थॉट्स, उनके तुम्हारे विचारों को उनके ऊपर तुम्हें थोपना नहीं चाहिए। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके पास उनके अपने विचार होते हैं, अपने थॉट्स होते हैं, अपने सपने होते हैं। हमें तो सिर्फ हमारा जो काम है वो क्या है, तो हमारा काम है उनको सिर्फ संस्कार देना, और उन संस्कारों का यूज़ करके, उन संस्कारों के माध्यम से वो किस प्रकार से बड़े आदमी बनते हैं, बड़े व्यक्ति बनते हैं और समाज की सेवा किस प्रकार से करते हैं, वो देखने का काम हमारा है। हम अपने विचारों को उनके ऊपर थोप नहीं सकते हैं। तो जिनके पेरेंट्स इतने महान होते हैं, जिनके मदर फादर इतने महान विचारों के, और जिनकी परवरिश इतने महान टीचरों और महान पड़ोसियों और महान लोगों के बीच में हुई होती है, वो तो अब्दुल कलाम ही बनते हैं, वो तो साइंटिस्ट ही बनते हैं, और वो तो राष्ट्रपति ही बनते हैं। थैंक यू वेरी मच।